We have started with Panchamahabhuta, and so far we have completed up to Agni Tattva and Vayu also we have done, but this is just a repetition. My request is that all of you keep the book with you, so that if you have any difficulties, no, then you can immediately note down. If anything is not understood, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो मार्क करो और इमीडिएटली हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे. ओके, दिस इज स्लाइटली लेंदी लेक्चर. थोड़ा हम क्लास में करते हैं तो 2 घंटा मिलते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 घंटे से थोड़ा कम टाइम है. बट माय रिक्वेस्ट इज थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट आगे पीछे गए तो प्लीज बेयर विथ मी. थोड़ा आगे जाएगा तो भी हम खत्म ही करेंगे. आज 2 पार्ट में करने का इरादा नहीं है, एक ही पार्ट में कर देंगे. सो विल स्टार्ट विथ वायु तत्व. ओके, सो all of you know about this Pancha Mahabhuta, so I will not repeat anything on Pancha Mahabhuta, but let us try to understand one by one. So first one is Prithvi, which is at the bottom of this triangle, which is the grossest one. The next one is पृथ्वी के साथ पृथ्वी का जो ऑर्गन हम बोलते हैं, सो ऑर्गन इज द नोज. एंड एट्रीब्यूट उसके क्या क्या है इसमें? द एट्रीब्यूट्स आर साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल. तो पृथ्वी में सबके सब गुण मिलेंगे. आकाश का साउंड है, वायु का टच है, अग्नि का फॉर्म है, रूप, और जल का रस, यानी कि सबके सब एट्रीब्यूट, और पृथ्वी का खुद का गंध. तो ये सब उसमें है. द नेक्स्ट वन इज जल, उसकी भी जीवा उसका ऑर्गन है और ये उसके गुण है. इसके बाद में अग्नि, अग्नि का है आइज एंड उसका रूप, रूप यानी कि फॉर्म. फिर आएगा आज का सब्जेक्ट वायु, उसका है स्किन और साथ में आकाश का भी गुण है और उसका खुद का स्पर्श गुण है. बाकी के गुण इसमें नहीं है. और लास्ट में नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा आकाश, जिसका है श्रोत्रेंद्रिय यानी कि ईयर्स, एंड उसका है शब्द. तो ये बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, ये एक ही बार. एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट. सॉरी. तो इसके ऊपर हम अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे. ये जस्ट कहाँ पे है हम लोग ये समझने के लिए ये चार्ट मैंने डाला था. तो अभी चलते हैं डायरेक्टली हम वायु के. वायु तत्व एंड महाभूत. अभी तो इतने लेक्चर्स के बाद और बार बार दोहराने के बाद, बाय रिपीटिंग सो मेनी टाइम्स, नाउ यू नो व्हाट इज तत्व एंड व्हाट इज महाभूत. तत्व इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द महाभूत. महाभूत जो है वो रहेगा ग्रॉस, और तत्व जो है वो रहेगा सबसे मतलब सटल यानी कि सूक्ष्म. महाभूत के जो भी गुण है वो सब तत्व में रहेंगे, लेकिन तत्व हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है. हमें हमारी जो 5 इंद्रिय है उससे हमें किसका ज्ञान होगा? जो महाभूत है उसका ज्ञान होगा. तो हाँ, तो जनरली हम वायु को क्या बोलते हैं? वायु को एयर यानी एयर या विंड यानी कि हवा या विंड बोलते हैं. बट इट इज ओनली द ग्रॉस मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो उसका जो ग्रॉस है वो स्थूल रूप है, वो स्थूल रूप खाली हवा है. बाकी
वायु जो है वो इससे भी गहन है। और वायु का जो ज्ञान है वो हमें हमारी सेंस ऑर्गन्स में इजीली हम वायु को नहीं देख सकते, यानी कि देख नहीं सकते, उसका गंध नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन उसका क्या है, उसका हमें स्पर्श है। फैन की हवा चलती है या हम बाहर जाते हैं तो स्पर्श हमारी स्किन पे होते हैं और उसका ऑर्गन है स्किन, तो हमें उसका वायु का पता चलता है। जब भी हवा चलेगी तो वायु का हमें पता चलता है। बट ये तो जो हवा है या तो विंड है वो एक खाली स्थूल रूप है, यानी कि ओनली द ग्रॉस मैनिफेस्टेशन ऑफ द तत्व। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जितनी भी मूवमेंट है दुनिया में, पूरे विश्व में जो भी कुछ मूवमेंट्स है, दिस ऑल मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ वायु। इतना हमें ध्यान रखना है कि वायु से ही, वायु तत्व से ही ये सब मूवमेंट्स है। मतलब ये मूवमेंट कहाँ कहाँ तक है इसकी मूवमेंट्स, तो सबसे, मतलब एक सेकंड, सबसे ग्रॉस जो है मतलब गैलेक्सीज, यानी कि जो ग्रह मंडल है, हमारी सोलर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन से छोटा हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, इन सबका कारण है वायु महाभूत। हाँ, ये ध्यान में रखना। सॉरी, वायु तत्व ये उसके लिए कारण है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चलत्व, जो चलाता है सबको, पूरी विश्व को चलाने की जो शक्ति है वो शक्ति को वायु तत्व बोलेंगे। तो ये गैलेक्सी मैंने दिखाई है, ये हमारी सोलर सिस्टम है, सूर्यमाला, तो ये इसका भी जो सूर्य के भ्रमण कक्षा में घूमते रहते हैं नौ ग्रह और चंद्रमा जो भी है, तो इन सबकी गति के ऊपर वायु तत्व का कंट्रोल है, ऐसे हमें समझना है। और एयर जो है महाभूत, वो महाभूत क्या है, जैसे हवा चलती है तो ये हमें मालूम पड़ता है कि ये इसका महाभूत का रूप है। और छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन वो भी अगर घूमता है, जो हमें दिखता भी नहीं है अणु, तो परमाणु के अंदर जो गति है वो गति से लेके हमारी ग्रहमाला की और विश्व में जितने भी गैलेक्सीज है उसकी गति, सबके गति का कारण ये वायु तत्व है, ये हमें ध्यान रखना है। अभी अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड को घुमाने के लिए कारण भी वायु तत्व ही है। फिर हमारी जो रेस्पिरेशन है ये तो महाभूत का रूप है, मतलब हम जो हवा अंदर लेते हैं फेफड़ों में एंड जो श्वसन करते हैं, इसका कारण भी वायु महाभूत है। तो वायु महाभूत है तत्व का ये है। और इसका एट्रीब्यूट क्या है, गुण, तो स्पर्श, जो भी स्पर्श हमें छोटा भी है उस स्पर्श से हमें इसका ज्ञान होता है। और स्पर्श का ज्ञान कहाँ से होता है, हमारी इंद्रिय कौन सी है, स्किन, यानी कि त्वक, जिसे हम बोलते हैं त्वक इंद्रिय, तो त्वक इंद्रिय से हमें वायु का पता चलता है। तो ये वायु तत्व, वायु महाभूत, वायु तत्व के गुण, ये सब हमारे एक बार ध्यान में आए तो आगे कोई भी समझने में तकलीफ नहीं होगी, फिर आगे चल के हमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, सॉरी। तो ये हो गया मतलब ग्रॉस स्थूल तक, स्थूल से लेके सूक्ष्म तक। बट यहाँ तक ही वायु का सीमित नहीं है। तो हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं, कि जो भी फ्लो है, थॉट्स का फ्लो है, उसका कारण भी वायु तत्व ही है। मतलब माइंड में जो भी विचार आते हैं, कंटिन्यूअसली हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, हम विचार करते रहते हैं, है ना। तो ये इसका कारण भी वायु तत्व है। ऑल मेंटल जो भी फ्लो है, तो मतलब जहां पे भी फ्लो है तो ये सब चलन है, वो सब वायु के तत्व के कारण है। ओके, एंड हम अभी देखेंगे कि वायु तत्व का रेफरेंसेस हमारी पुरानी कल्चर में, एंशिएंट कल्चर में क्या क्या था। तो ये जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो पंच महाभूत है, इन्हें जग में सब जगह से क्लासिकल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। मतलब जनरली इन साइंटिफिक लैंग्वेज दे आर नोन एज क्लासिकल एलिमेंट्स। तो ये 5 एलिमेंट्स हमें मालूम है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु एंड आकाश आर द 5। तो इनका ज्ञान तो जैसे हमने पहले भी देखा है कि दुनिया में पुराने से पुरानी जितनी भी संस्कृति थी, उन संस्कृति में
सबको इसका ज्ञान था और सब इसकी पूजा करते थे, क्योंकि तभी कोई रिलीजन नहीं थे, है ना। तो कहाँ से, तो सबसे पुराने में हमें क्या मिलता है कि ग्रीस, ग्रीस से लेके ये ग्रीस, ये स्पेसिफिकली मैंने ये ग्रीस का एक स्पेशल फोटो वेटिकन का म्यूजियम से ये यहाँ लगा है। यहाँ पे ग्रीस के जितने भी फिलोसोफर्स है ना, एकदम आर्किमिडीज, पाइथागोरस, सोक्रेटिस, प्लेटो, सबके सब लियोनार्डो ने एक ही फ्रेम में उनको सबको बिठा दिया है, और इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ग्रीस से लेके दूसरा तिबेट, तिबेट यानी कि जो बौद्ध मॉन्क्स हैं उनको भी इनका ज्ञान था। फिर तिबेट, फिर जापान, और उससे भी पुराना जो मायन संस्कृति है लैटिन अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के भागों में मायन संस्कृति थी, वहां से भी इन सबको ये 5 तत्वों का ज्ञान था और सब ये 5 तत्वों को पूछते थे। तो एंशिएंट ग्रीस से देखते हैं हम लोग। वैसे भी एंशिएंट ग्रीक में एनेक्सिमेंडर और ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जो हर एक क्या इसका थेल्स जो था उनका फिलोसोफर, उसका कहना था कि ये विश्व पानी सबसे महत्वपूर्ण है। कोई अलग से बोलता था, कोई अलग से बोलता था। एनेक्सिमेंडर बोल रहा था कि इसका सबका कारण वायु है। फिर हिराक्लिटस कहता था कि अग्नि है। मतलब हर एक फिलोसोफर ने हर एक तत्वों को महत्वपूर्ण माना। इसमें प्लेटो बहुत महत्वपूर्ण था। तो प्लेटो क्या बोल रहा था, प्लेटो बोलता था कि ये सब को प्लेटो ने एक अलग से हिसाब से प्लेटो ने उसको देखा, एंड उन्होंने क्या कहा कि ये जो है ना पूरा जो एलिमेंट एयर है, ये किससे जुड़ा हुआ है कि ये गर्म भी है, वेट भी है और नमी भी है उसमें। ऐसे वो बोल रहा था, वेट और ह्यूमिड और गर्म भी है। और इनका कहना था प्लेटो का कि एयर को जब हीट करेंगे तो अग्नि बनेगी, कूल करेंगे तो पानी बनेंगी, और पानी को और कूल करेंगे तो उससे पृथ्वी। मतलब ये इनका एक अलग से फिलोसफी था। आज हम इसके ऊपर नहीं डिस्कस करेंगे, कभी टाइम मिले तो प्लेटो की एक डिफरेंट, तो प्लेटो ने हर एक को शेप को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए। पृथ्वी को उसने क्यूब के रूप में देखा, फिर उसने जल को ये पर्टिकुलर इसमें देखा, फिर अग्नि को उसने एक डिफरेंट शेप में देखा, और वायु को उसने अलग से शेप में देखा। यस, एक सेकंड, किसी का तो एक मिनट। नितिन सर, आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ, नहीं दिख रहा है? एक सेकंड, दिख रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है अभी। ये सर दिख रहा है। एंशिएंट ग्रीक का स्क्रीन है ना आपके सामने? हेलो, यस सर, यस सर। ये शेप्स दिख रहे हैं ना, प्लेटो ने जो जो शेप्स बताए? जी ठीक है, यस सर। मुझे लगा कि ये मूव नहीं हो रहा है इसलिए। चलो ठीक है, ठीक है, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं, पीपीटी देखो, है ना। तो ये शेप्स उसने देखे। फिर चाइना में, तो चाइना में उनके यहाँ एयर एलिमेंट तो नहीं था, लेकिन उनका कंसेप्ट थोड़ा अलग था। वो उसे बोलते थे क्वी या ची नाम से बोलते थे, और उनका कंसेप्ट मतलब हवा का कंसेप्ट नहीं था। तो उनका कंसेप्ट था कि ये जो ची या क्वी जो भी है वो पूरे लाइफ फोर्स है। हाँ, वो ऐसे स्पिरिचुअलिटी में उनको क्या बोलते थे कि ये पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये लाइफ फोर्स है, ये क्वी या ची, है ना। और एंशिएंट इजिप्शियन लोग उसे गॉड, एयर को गॉड मानते थे, और उसका नाम उन्होंने रखा था शू। हाँ, और आज भी उनके ट्रैवल के जो ये है इजिप्ट के मतलब ट्रैवल ब्रोशर्स वगैरह आते हैं ना, पोर्टल्स, उनके ये शू का एयर गॉड का पिक्चर अभी भी मिलता है। दैट आल्सो आई हैव टेकन फ्रॉम द नेट। तो ये शू द गॉड ऑफ एयर, तो ये इजिप्ट में बहुत था। तो ये इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि वायु को या तो एयर एलिमेंट को पूरी दुनिया में क्या क्या महत्व था और लोग इसकी तरफ कैसे देखते थे। तो ये जानने के लिए ये सब किया। तो इतने सब हमने देखे कि ग्रीस देखा, मायन कल्चर देखा, चाइना देखा, जापान देखा, तिब्बत देखा, इजिप्ट देखा। तो
हम लोग कहाँ थे? तो हमारा हिंदुस्तान यानी कि जो भारतवर्ष है, तो इनका क्या कहना था? सो ऑब्वियसली इंडिया वाज देयर, एंशिएंट इंडिया। तो हमारे हिंदू कल्चर में इसे बोलते हैं विंड, यानी कि उसे वायु देवता, उसे नाम है वायु देवता। तो ये वायु देवता का हमारे इसमें एक स्क्रिप्चर है, वायु पुराण। उसमें एक दो नहीं बल्कि 24,000 श्लोक है। एंड इतना साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है इसमें हर एक टॉपिक का। मतलब सिर्फ वायु के उन्होंने वायु को एयर बोल के या वायु के गुण से नहीं, बल्कि वायु के हिसाब से जो भी आने वाली मतलब बीमारियां है, औषधियां है, ये सबके लिए उनके लिए 24,000 श्लोक उसमें। एंड इट्स अ वंडरफुल स्क्रिप्चर बाय इटसेल्फ, है ना। मतलब जैसे महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, तो वायु पुराण में 24,000 श्लोक है ना। भगवत गीता में 700 है, तो वायु पुराण में 24,000 है। तो इट्स थियरी ऑफ क्रिएशन, मतलब यूनिवर्स कैसे निर्माण हुआ, जैसे हम सांख्य में देखते हैं वैसे इन्होंने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की थियरी है। टाइम का मेजरमेंट कैसे करना चाहिए, मतलब हम जो पुरानी, जिसको पता होगा कि घटिका, पल, पल, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो टाइम के, मतलब टाइम उनके जो मेजरमेंट है ना टाइम की, तो 1 सेकंड के हजारावे हिस्से तक का टाइम मेजरमेंट कैसी करनी है और कहाँ से करनी है, यहाँ तक का उसमें नॉलेज है। हाँ, फिर उनको ये भी नॉलेज था कि ये ग्रह नक्षत्र कैसे फिरते हैं, सोलर सिस्टम हमारी कैसी है। एंड इतना ही नहीं बल्कि उसमें म्यूजिक, योग, इस सब के बारे में ये वायु पुराण में वायु के हिसाब से दिया हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टडी करने के लिए। इट्स अ मतलब वी वेर नेवर बिहाइंड एनीथिंग, और इतना डिस्क्रिप्टिव तो कहीं नहीं मिलेगा। और जो वायु देवता है उसका भी पिक्चर बहुत जगह में ऐसे डिपिक्ट किया गया है। एंड उसका जो वाहन है वो देखेंगे तो हिरण है, हिरण यानी कि ब्लैक बक है। तो हिरण इसलिए रखा है कि ये बहुत तेजी से दौड़ता है। तो देखो, जो मूवमेंट की बात कर रहे थे कि वायु इज रिलेटेड टू मूवमेंट, तो ये मूवमेंट के लिए उसका वाहन भी उन्होंने हिरण रखा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि वायु के बारे में उसकी। तो बहुत से स्क्रिप्चर्स में हमें वायु देवता के रेफरेंसेस मिलते हैं। ये वायु देवता के रेफरेंस सब में मिलते हैं, तो हमें रामायण, महाभारत इसमें भी मिलते हैं। तो रामायण में भी वायु के रेफरेंसेस हैं, महाभारत में है। एंड वायु पुत्र तो हनुमान था, हनुमान तो वायु पुत्र है। और कुंती ने महाभारत में वायु से भीम, यानी कि भीम जो है महाबली भीम, वो भी वायु पुत्र ही था, यानी कि हनुमान का छोटा भाई ही समझो। तो ये वायु का कहाँ कहाँ तक हमें रेफरेंस मिलता है, तो हमारी कल्चर में यहाँ भी वायु का मिलता है। ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये कोई एग्जाम में प्रश्न कोई पूछने वाला नहीं कि वायु पुत्र कौन है करके, जस्ट एक नॉलेज के लिए ऐसे ही हमने बता दिया। तो अभी उपनिषद में हमारे एक अनोखा ही कंसेप्ट है कि जो कंसेप्ट वेरी वेरी डिफरेंट कंसेप्ट वायु के बारे में, एंड दैट कंसेप्ट इज ऑफ द प्राण। तो उपनिषद में तो बहुत सारा ज्ञान हमें मिलता है उपनिषदों में, तो उनका कंसेप्ट में प्राण का कंसेप्ट उन्होंने दिया है ना। और उसका एक श्लोक है, जो श्लोक मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। हाँ, तो इसके आगे हम लोग जब भी प्राण का उल्लेख करेंगे ना, तो प्राण का मतलब अभी हमारे इसके आगे, ये स्लाइड से आगे जहां भी प्राण का ये आएगा, उल्लेख आएगा, यानी कि प्राण के बारे में हम बात करेंगे, तो हमें समझना है कि हम वायु से बात कर रहे हैं। मतलब वायु का सिनोनिमस वर्ड, वायु का दूसरा वर्ड प्राण है। तो हम प्राण के बारे में, मतलब हम जो प्राण शक्ति या प्राणी की एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो समझ लेना हम वायु तत्व की बात कर रहे हैं और वायु की ही बात चल रही है। तो वायु का दूसरा नाम प्राण है। एंड इट्स अ वेरी यूनिक कंसेप्ट। तो ये क्या बोलते हैं, प्राणस्येदम वशे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश्चम प्रज्ञाश्चम विधेयी नहीं। इस श्लोक का मतलब ऐसा है कि ये जो प्राण है त्रिदिव, मतलब जो त्रिलोक है
पृथ्वी मतलब स्वर्ग और पाताल, ये सब तीनों लोक में ये प्राण यह स्थित है। यानी कि ये प्राण यानी कि ऑल परवेडिंग इज एवरीवेयर। तो जैसे माता अपने पुत्र का रक्षण करती है, वैसे प्राण को ये प्रार्थना है कि हम आपकी रक्षा, आपकी हमारी रक्षा आप करें, है ना। तो ये प्राण ऑल परवेडिंग इसलिए है कि थोड़ा सा साइंटिफिक रेफरेंस हम देखेंगे तो प्राण इज नथिंग बट द वाइब्रेशंस दैट विल कम। आगे चल के हम ओम की वाइब्रेशंस और स्पंदन के बारे में जब भी बात करेंगे तभी आपके ध्यान में आएगा कि वाई प्राण इज एवरीवेयर। सो प्राण जो है, प्राण स्पंद, ये पूरी दुनिया में है। ओके, एंड प्राण इज द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ये जो एनर्जी है प्राण यानी कि वायु एनर्जी, इट इज एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, सब जगह में वायु एनर्जी है। हाँ? तो आगे चल के वो क्या बोलते हैं कि ये जो प्राण है, ये हमारी जो शरीर में नाड़ी है, आपको अभी पता है कि एनर्जी चैनल्स को हम नाड़ी बोलते हैं, तो ये नाड़ियों में से ये प्राण बहता है। द प्राण, तो 72,000 जो नाड़ियां है हमारी इसमें, जैसे हट प्रदीप का बोलते हैं, उसमें से प्राण घूमते रहते हैं। एंड देन प्राण एनर्जी जो है पूरी इसमें, मतलब प्राणिक एनर्जी जब भी उसमें से जाती है तभी ये नाड़ी प्रॉपरली ओपन अप होती है ना। तो इसका क्या है, एंड जब भी नाड़ियां जब भी ओपन रहेगी, उसमें से प्राण ठीक से बहता रहेगा, तो हम हेल्दी रहेंगे, ये हमें अच्छी सेहत और इसका प्राप्त होगी। एंड कभी ये प्राण अगर इसमें कोई ब्लॉकेजेस आ गए, किस कारण, तो जब भी इसका कोई इम्बैलेंस हो गया तो इसका डिसऑर्डर्स, मतलब जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, तो उससे हमारी तकलीफ, मतलब प्राण का जब भी इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी में, तो हमें तकलीफ हो सकती है। ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजेस कम। क्या होता है ना कि 72,000 नाडीज आर कैरिंग द प्राण टू ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड द टिश्यू एंड द सेल। लेकिन कभी उसमें से इम्बैलेंस हो गया और ब्लॉकेज हो गया, तो पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर प्राण शक्ति नहीं मिल रही है, तो वहां पे डिसऑर्डर यानी कि रोग समुद्भव हो जाएगा। ऐसे ये इसका मतलब है। इसलिए हम प्राणायाम करते हैं या आसन करते हैं, योग करते हैं, क्यों करते हैं और माइंड को फ्रेश क्यों रखते हैं, कि हमारी 72,000 नाड़ियों से प्राण ठीक से बहता रहे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। ओके, तो लेकिन ये प्राण है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी है, हम तो देख नहीं सकते डिसेक्शन करके कहाँ प्राण है कहाँ नाड़ी है, ये तो दिखेगी नहीं। तो इसका एग्जिस्टेंस यानी कि कैसे माने कि ये प्राण शक्ति है असल में, तो इसको मानने के लिए क्या होता है, तो जो हमारी जो आधुनिक साइंस है, मॉडर्न साइंस है, तो वो भी ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट एनर्जीज मानती ही है। वो एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी क्या मानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। हम देख नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी जो बहती है, हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट वहां से बहता है, लाइट लगती है, लेकिन हम देख नहीं पाते, या स्पर्श, स्पर्श तो छोड़ो, स्पर्श नहीं करना है, लेकिन हमें मतलब उसका ज्ञान नहीं होता है। मैग्नेटिज्म कहाँ हमें पता चलता है कि मैग्नेट किस तरह से चलता है, कैसे वो दूसरे आयन को अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन तो पूरी दुनिया में है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दिखाई नहीं देगा, एटॉमिक एनर्जी दिखाई, फिर भी हम ये सब एक्स्ट्रा एनर्जी मानते हैं। तो इसमें प्राण को मानने के लिए क्या है दिक्कत, तो प्राण को भी मान सकते हैं। प्राण भी एक तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो ये प्राण की एनर्जी, हमारे उपनिषद क्या बोलते हैं कि दिस इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी, एंड व्हेन दिस एनर्जी इज नॉट देयर, तो जब भी प्राण नहीं रहेंगे शरीर में, तो शरीर निष्प्राण, यानी कि दैट इज अ डेथ। अगर उसमें प्राण नहीं रहेगी, प्राण चली जाएगी। सो प्राण इज द वन थिंग दैट कीप्स अस। एंड उपनिषद में ऐसे भी बोला गया है कि सब एनर्जीज है, ये पूरी के पूरी जितनी भी एनर्जी, सब एनर्जी, ये सब वायु के ही यानी कि प्राण के ही मैनिफेस्टेशंस है, प्राण के ही अनेक रूप है। यही पूरी दुनिया में हर एक अलग अलग, मतलब अभी के इसमें बोला जाए तो इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, ग्रेविटेशन हो, कुछ भी हो, उन्होंने गुरुत्व को भी प्राण की ही एक शक्ति मानी है। तो ये प्राण का महत्व यहाँ तक है।
ना। और इसमें भी मेंटल एनर्जी, हमने बोला जो थॉट्स मन में आते हैं वो भी मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण। तो प्राण का ये भी एक रूप है कि जो मेंटल एनर्जी है, हम जो सोचते हैं वो भी सब है। एंड ऑल दिस मतलब एवरीथिंग दैट इज देयर। तो ये फिजिसिस्ट जो है, मतलब आज की जो साइंटिस्ट है, वो भी अभी बिलीव करने लगे कि देर इज समथिंग स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल यानी कि खाली रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल समथिंग दैट इज नॉट डिस्क्राइबेबल, हम उसको कोई जान नहीं सकते। ऐसी कोई शक्ति दुनिया में जरूर है। मतलब आइंस्टाइन ने भी ऐसे ही बोलना चालू किया था। एंड कभी हमें टाइम मिला तो मैं ब्रायन जोसेफसन के बारे में आपको एक स्पेशली बता दूंगा कि हु वाज ब्रायन जोसेफसन। एंड ब्रायन जोसेफसन तो नोबेल लॉरेट है, तो उसकी क्या है। तो वैसे ही इज ऑल्सो बिलीवर ऑफ उपनिषद। एंड ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, सब है कि दे बिलीव दैट देयर इज सम एनर्जी विच इज अ सुप्रीम एनर्जी, है ना। उपनिषद उसे ब्रह्मन कहते हैं, जो भी कहते हैं, आत्मन कहते हैं, व्हाटएवर, बट देयर इज सम एनर्जी। एंड दैट स्पिरिचुअल एनर्जी है इसका, वो अभी मानने को कोई है, मतलब ऐसे है कि सबके सब इसके आंसर्स फिजिक्स को या इसको मॉडर्न साइंस को नहीं मिल रहे। सो दे आर थिंकिंग दैट आंसर्स कुड बी फाउंड इन वेद उपनिषद एंड थ्रू सम स्पिरिचुअलिटी। इसलिए जो WHO की अभी जो ये है उनकी जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन है हेल्थ की, तो उसमें अभी वो स्पिरिचुअलिटी भी एंगल उसमें ऐड करेंगे जल्दी ही। द मैन हैज टू बी हेल्दी बाय स्पिरिचुअली आल्सो। So when he is spiritually sound, so health is also a factor of spirituality, or other spirituality is a factor of health. Anyway, तो ये प्राण शक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं कि ये वायु यानी कि जो प्राण है और हमारी जो सांस है ब्रेथ, तो इसका क्या संबंध है वायु का और हमारी ब्रेथ का। तो जो वायु है उसे हम ब्रेथ नहीं समझना चाहिए, मतलब हम जो हवा अंदर लेते हैं उसे वायु नहीं समझना चाहिए। वो जो प्राण शक्ति जो है, मतलब प्राण शक्ति हम अंदर लेते हैं और ये प्राण शक्ति जो वायु यानी कि जो हवा है उसे चला के हमारा रेस्पिरेशन करवाता है, यानी कि हमारी जो श्वसन शक्ति को चलाता है वो है प्राण शक्ति। सो प्राण एंड वायु यानी कि जो ब्रेथ हम लेते हैं उसको प्राण से गलत नहीं करनी है, इतना हमें ध्यान में रखना है। तो ये प्राण शक्ति अलग है और हम जो अंदर हवा लेते हैं वो अलग है। बट ठीक है, हवा जो है वो भी उसका एक रूप ही है वायु का, बट वो भूत रूप है एंड वायु तत्व उससे और सूक्ष्म है। मतलब जो चल शक्ति है वो पूरी वायु की है यानी कि प्राण शक्ति की है, और उसका जो स्थूल शक्ति है जो हवा, वो जो हम अंदर लेते हैं। अभी हम सबको मालूम है कि ईड़ा नाड़ी यानी कि हमारी जो ईड़ा जो है वो चंद्र नाड़ी बोलते हैं, वो हमें कूल रखती है। और जो सूर्य नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं, राइट नोस्ट्रिल एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल, एंड दैट जनरेट्स हीट इन द बॉडी। अभी ये जो दोनों के बारे में मैंने एक थोड़ा सा आपको एक आर्टिकल भी डाला था, उसमें ये ज्यादा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। तो सेम थिंग इज डिड्यूस, मतलब यहाँ से लेफ्ट से लेके चंद्र नाड़ी, राइट से लेके सूर्य नाड़ी और कूल एंड हीट का ये मॉडर्न साइंस ने भी अभी मान लिया है। तो ये भी बोलते हैं कि राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग का संबंध सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी फ्लाइट एंड फ्राइट हम जो बोलते हैं कि जो उद्दीपित करती है जो सिस्टम, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो उसका संबंध राइट नोस्ट्रिल उद्दीपित करती है यानी कि हीट जनरेट करती है बॉडी में, तो ये सूर्य नाड़ी है। और लेफ्ट का जो है उसका संबंध पैरासिम्पैथेटिक, मतलब जो स्ट्रेस दूर हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से उद्दीपना कम हो गई, स्ट्रेस दूर हो गया, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम टेक ओवर करती है और हमें शांत कर देती है वापस से। तो इसका संबंध चंद्र नाड़ी से यानी कि हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल से है ना। तो ये ईड़ा एंड पिंगला आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आउट ऑफ दिस 72,000 नाड़ी ये दो नाड़ी का महत्व बहुत है। और तीसरी नाड़ी हमको पता है वो है सुषुम्ना नाड़ी, उसके बारे में भी हम थोड़े टाइम में उसका और प्राण का संबंध भी हम देख लेंगे, है ना। तो
तो व्हेन इड़ा एंड पिंगला का जब भी बैलेंस रहेगा दोनों नाड़ियों का, तो अभी हमें हेल्थ प्रॉपर रहेगी, है ना? तो मतलब दोनों नोस्ट्रिल से बहने वाली, तो राइट नोस्ट्रिल से जो ब्रीदिंग होती है उसका हमारे लेफ्ट साइड मस्तिष्क का, ब्रेन का जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर उससे संबंध है, और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल का है राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। तो ये दोनों ब्रेन के जो हेमिस्फीयर्स है वो अगर प्रॉपर कंट्रोल में रहेंगे तो हमें डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस और हमारी विचार क्षमता सबके ऊपर काबू आता है, एंड देन द माइंड बिकम्स पीसफुल। तो ये दोनों का ये है। इसलिए अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो करना चाहिए, तो इसका महत्व ये है। हाँ? आगे चल के देखते हैं, एक सेकेंड। तो ये प्राण हमारे बॉडी में कहाँ है, तो ये हम एक एक देखेंगे। तो पहले तो है कि वॉट एवर एयर वी ब्रीथ फॉर रेस्पिरेशन, हाँ, मतलब वो सूक्ष्मतर लेवल पे उसे हम क्या बोलेंगे, प्राणिक एनर्जी, वो हमें जिंदा रखती है और तंदुरुस्त भी रखती है ना? तो ये एयर, ये उसका जो रूप है, जो हवा हम लेते हैं, वो इसका हमारी अंदर की प्राण शक्ति है। एंड योगिक साइंस उसे क्या बोलते हैं, प्राण को ये अलग अलग नाम से उन्होंने अंदर, मतलब ये प्राण जो शक्ति है हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम करती है। तो ये प्राण शक्ति जिस शरीर के कौन से हिस्से में काम करती है ना, उसी हिस्से के वजह से उन्हें अलग अलग नाम दिए गए, बट ये उसके एक ही प्राण के नाम है। हमें क्या रखना है याद कि प्राण एक ही है, लेकिन शरीर में जहां जहां वो काम करेगा वहां वहां के हिसाब से उसके नाम दिए हुए हैं, बट प्राण इज ओनली वन, दैट वी हैव टू रिमेम्बर। जैसे कि कैसे है ना कि कोई भी लेडी, उसके अनेक रोल है, मतलब जब ये वो बच्चों को संभालती है तो माँ है, पति के साथ निभाती है रिश्ता तो वो पत्नी है, फिर उसका घर निभाती है तो सरकार है घर का, है ना? और इन लॉज का और इनका केयर करती है तो उसका रोल अलग है, लेकिन अलग रोल है, अलग उसकी डिवीजन है, लेकिन वो तो एक ही है ना। तो वो सिंगल लेडी इज सिंगल बट परफॉर्मिंग सो मेनी। वैसे प्राण एक ही है, लेकिन शरीर में कौन से हिस्से में काम करेगा उसी हिस्से के हिसाब से उसका नाम दिया है, बट इट इज द सेम प्राणा। तो ये ध्यान में रखना। हाँ? तो हम अभी एक देखते, प्राण इज ओनली वन बट नेम्ड डिफरेंटली एज पर इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन इन अवर बॉडी। मतलब फिजिकल बॉडी में कहाँ कहाँ प्राण है। अभी आपको सबको पता है कि पंच प्राण जो है इसे हम क्या बोलते हैं, पंच प्राण। तो 5 ऑर्गन्स और सॉरी 5 नाम दिए, और 5 नाम को एक ही प्राण को 5 नाम दिए। वो नाम क्या क्या है सबको पता है, एज पर प्राणास वर्ड, है ना? प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु एंड व्यान वायु, ये तो 5 उसके नाम है। अभी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या रखनी है कि ये जो प्राण वायु जो नाम दिया है ना, ये मेन प्राण का ही रूप है, लेकिन पता नहीं उन्होंने मेन प्राण को भी प्राणवायु बोला है और उसका उपवायु मतलब उसका जो नाम दिया है उसको भी प्राणवायु नाम दिया है। डजेंट मैटर, बट इट इज द सेम। उसको मिस्टेक नहीं करना कि ये प्राणवायु और वो प्राण। एंड दूसरा एक इंपॉर्टेंट, ये प्राणवायु को ऑक्सीजन नहीं बोलना। सबसे ऑक्सीजन है, हम लोग स्कूल में सीखे हैं ना कि ऑक्सीजन को हम प्राणवायु बोलते हैं, तो दैट प्राणवायु ऑक्सीजन हैज नथिंग टू डू विथ दिस प्राण। ओके, वो तो एयर ही है, वो जो ऑक्सीजन है वो इज एयर ओनली। तो वो प्राणवायु एंड दिस ऑक्सीजन को गलत नहीं करनी है। ओके, एंड ऑल्दो इसका नाम है तो मेन प्राण और ये प्राण अलग है। एनीवे, एंड देर इज नो फिक्स डिमार्केशन, ऐसे कोई उसको बॉर्डर रख के नहीं दिए कि ये एरिया में है तो उसका इतना यही एरिया रहेगा। यू कैनॉट फिक्स अप। तो थोड़ा आगे पीछे ऐसे हुआ तो भी कोई इशू नहीं है, ये एक से दूसरे हिसाब से वो अफेक्ट करते रहता है। ओके, तो अभी देखेंगे पंच प्राण हमारे शरीर में कैसे है। तो 5 ऑपरेशनल एरियाज है एंड इट इज इजी टू आइडेंटिफाई बाय देयर मेन प्राणा एरिया वाइज, है ना? मतलब अगर हम बोलेंगे कि मेन
मेन प्राण जो है ना, वो अगर नाभि में काम करता है तो ऐसा ऐसा काम करता है, फिर पूरी शरीर में काम करता है प्राण मेन प्राणा तो ऐसे काम, तो ये समझने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उन्होंने उसको अलग अलग नाम दिए। मतलब है तो एक ही, हाँ, मतलब 72,000 नाड़ियों से जब भी घूमेगा तो घूमने वाला प्राण एक ही है। तो अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ये प्राण घूमता है। और हमें क्या देखना है कि जैसे जैसे शरीर में वो घूमेंगे तो प्राण, तो उसी हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करना। और हमारे लिए थेरेपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस, प्राणायाम हो, आसन हो, जो भी योगिक प्रैक्टिसेस है वो कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस है कि ये हर एक प्राण को इसी जगह में कोई उसकी एरिया में कैसे स्ट्रेंथन करना है, ये देखने के लिए हमें योगिक प्रैक्टिसेस है। हाँ? तो प्राण वायु और उसके फंक्शन अभी हम लोग देखेंगे। तो प्राण वायु जो पहला जो है, हाँ, प्राण अपान में से जो पहला प्राण है, तो उसके कैसे है कि इट इज एन इनवर्ड मूविंग एनर्जी, मतलब उसको अंदर, ये देखो फोर्स बिहाइंड द ब्रीदिंग, मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं ब्रीदिंग करते हैं तो उसका जो फोर्स है वो प्राण वायु का फोर्स है, मतलब दैट इज अ प्राण शक्ति वी आर इनहेलिंग एंड दैट इज अ फोर्स बिहाइंड द हमारे ब्रीदिंग। हाँ, तो उसकी एनर्जी कैसे है, इनवर्ड एंड अपवर्ड। नरिशेस कैसे, मतलब इन भी आता है एंड अप जाके ब्रेन एंड आईज, आंखों को और मस्तिष्क को नरिश करने वाली जो शक्ति है वो प्राणवायु की शक्ति है। एंड वो क्या करते हैं कि रिसेप्शन ऑफ ऑल थिंग्स, मतलब जो भी हम लेते हैं, फूड लेते हैं, हवा लेते हैं, इतना ही नहीं, हम लोग जो मतलब ज्ञानेन्द्रिय से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, है ना, एंड जो थॉट्स है, मतलब जो थिंकिंग करते हैं, वो भी उसके पीछे भी ये प्राण शक्ति यानी कि प्राण वायु उसके पीछे है, ये ध्यान में रखना है। तो प्राण के क्या क्या काम है, तो ये प्राण के काम है जो भी हम अंदर लेंगे, हवा से लेके रेस्पिरेशन के लिए, फूड जो भी लेंगे तो उसके लिए कारण है ये। और उसका ऑपरेशनल एरिया कौन सा है, उसका हेड टू हार्ट टू हेड एंड लंग्स, एंड इंस्ट्रूमेंटल फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट एंड प्रोपल्शन, यानी कि हमारी जो मूवमेंट है, चलने की शक्ति जो है वो सब है, आगे चलने की शक्ति, इसके सबके कारण में ये प्राण का काम है, ये प्राण वायु का काम है। ओके, और प्राण वायु हमें क्या करता है, माइंड को कूल करने के लिए, शांत रखने के लिए। इम्बैलेंस लीड्स टू, जैसे ही प्राणवायु का इम्बैलेंस हो गया तो डिसऑर्डर्स ऑफ कौन सी बीमारियां होगी, रेस्पिरेटरी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड डिस्टर्ब माइंड, ये सब बीमारियां प्राण के इम्बैलेंस से हो जाएगी, प्राणवायु से। मतलब जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है अस्थमा जैसी, तो इसका कारण क्या है कि प्राणवायु का ब्लॉकेज। तो सिंपल है कि प्राण, हमें क्या थेरेपी से, थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचना है कि ये ब्लॉकेजेस जो है प्राणवायु में आ गए, इसलिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें कौन से प्रैक्टिसेस यूज करनी है। तो इसलिए ये हर एक प्राण का फायदा है उसमें। एंड नेक्स्ट वन इज, इसमें और उसका क्या काम है कि श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रस्त्रिका, ये सब बुक में ही से ही लिया है मैंने, अलग कुछ नहीं। यू कैन आफ्टरवर्ड्स रिफर टू द बुक, देर आर सम मोर प्रैक्टिसेस आल्सो। तो ये आपके ध्यान में आएगा कि कपालभाति, श्वसन मार्ग शुद्धि क्यों दिया है, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी। तो इसकी अगर प्रैक्टिस प्रॉपर रहेगी, कपालभाति, भ्रस्त्रिका, अनुलोम विलोम की, तो हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, यानी कि ब्लॉकेजेस ऑफ द प्राणवायु विल बी रिमूव्ड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, देन नेक्स्ट इज प्राणवायु के बारे में बीकेएस क्या बोलते हैं, दैट इज अ डेफिनेशन आई हैव डेलिबरेटली टेकन हियर। ही सेड दैट विंड ड्राइव्स अवे, जैसे कि हवा धुएं को और किसी गंदगी को उड़ा देती है एटमॉस्फेयर से, एंड इट इज अ इनहेरेंट क्वालिटी कि क्या है, उसको सब प्यूरिफाई करते हैं। वैसे ही प्राणायाम क्या है
कि इट्स अ डिवाइन फायर दैट क्लींजेस द ऑर्गन, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट एंड हमारे ईगो को भी। तो ये बीकेएस की एक डेफिनेशन उनकी थी, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पे डाली। अभी प्राण के बाद हम देखेंगे अपान वायु। तो अपान वायु कैसी है कि इट्स आउटवर्ड मूवमेंट। अपान की मूवमेंट कैसी है? आउटवर्ड। एंड उसका ऑपरेशनल एरिया कौन सा है कि लोअर एब्डोमेन एंड नीचे वाला जो एरिया है। लेकिन इसको फ्लैचुलेंस यानी कि पेट में जो गैस होते हैं उसको अपान वायु नहीं बोलना। जैसे ही मैंने बताया कि प्राणवायु यानी कि ब्रीदिंग को, हवा को जो अंदर लेते उसे प्राणवायु मत बोलो, ऑक्सीजन को, वैसे ही पेट में गैसेस होते हैं उसको अपान मत बोलो। यानी कि गैसेस हो गए यानी कि अपान ठीक नहीं। अपान वायु के कारण ये प्रॉब्लम्स आएगी, बट अपान वायु मतलब फ्लैचुलेंस, पेट का गैस यानी अपान वायु नहीं। तो ये कहाँ काम करते हैं? बिलो द नेवल, मतलब हमारी नाभि के नीचे, एंड रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। इसका काम क्या है अपान वायु का? कि जो उत्सर्जन है यानी कि पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम है, जो फिसिस, यूरिनेशन वगैरह ये सब मूवमेंट करने का काम है अपान वायु का, है ना। ऑल टॉक्सिक मटेरियल्स। अपान वायु की कैपेसिटी क्या है? टू मेंटेन द रेजिस्टेंस इन माइंड रिलेटेड टू ईगो, है ना। तो ये अपान वायु का काम है, मतलब ईगो वगैरह सबको मेंटेन, मतलब रेजिस्ट करना, है ना। एंड डिस्टर्बेंसेस रिजल्ट्स इन क्या? लोअर एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन होगा, है ना। कोलॉन के जो डिसीजेस हो गए, किडनीज, यूरिनरी ट्रैक्ट्स के डिसीजेस हो गए, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू अपान वायु। फिर उसको ठीक करने के, सिंपल है, उसको ठीक करने के हमारे कौन से? नवली, अग्निसार क्रिया, अश्विनी मुद्रा, मूल बंध। देखो ध्यान से हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में है कि अपान वायु का कार्य किस एरिया में चलता है, और उस कार्य में करने वाले जो प्रैक्टिसेस है वो ऑटोमेटिकली अपान वायु से रिलेटेड है। मतलब इफ यू आर डूइंग दिस देन देयर विल नॉट बी ब्लॉकेजेस इन द अपान वायु के कारण में वो सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट चल के देखते हैं व्यान वायु। अभी व्यान का मतलब है, अभी इसका अगर और भी गहरा अर्थ उपनिषदों में हर एक प्राण का और वायु का देखते जाएंगे, इट्स सच डीपली दिया है। जैसे वायु महापुराण, जैसे मैंने बताया वायु पुराण में, वहां भी उन्होंने बहुत अंदर अंदर मतलब और सूक्ष्मतर लेवल पे क्या क्या करते हैं। मतलब ये जो यज्ञ याग जो करते हैं ना, उसमें भी एक व्यान वायु का एक अग्नि है, व्यान वायु का। और जो दिशाओं में अभी पता नहीं, आजकल तो बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, पता नहीं रहता है, लेकिन ये व्यान वायु और इसका वायव्य दिशा से संबंध, दिशा में वायव्य, तो वायव्य अग्नि को व्यान वायव्य से आता है। वायव्य इज द इज द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को वायव्य बोलते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू व्यान के, व्यान की ऑपरेशनल। बट वो अभी इसमें हम जाएंगे नहीं। बट व्यान का कार्य क्या है? इट गवर्न्स ऑल द मूवमेंट्स इन द बॉडी, पूरी सब मूवमेंट्स अंदर जो भी है, ब्लड सर्कुलेशन है, तुम्हारी अदर जो मूवमेंट्स है, मतलब लिम्फेटिक मूवमेंट्स, थॉट प्रोसेस, सब कुछ है, इट डिपेंड्स अपॉन द व्यान वायु की चलन वलन से होते रहे। और उसका एरिया कहाँ से शुरू होता है? उसका जो है वो सर्कुलेटरी एरिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेके सेंटर को पकड़ के कार्डियक सिस्टम है वो, एंड इन्फ्लुएंसेस द होल बॉडी, मतलब सर्कुलेटरी, नर्वस, कार्डियक सिस्टम सबको कवर करता है, ये है व्यान। तो व्यान वहां से ऑपरेशनल है। और व्यान का इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्वसनेस के प्रॉब्लम, मतलब जो मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आ सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो ये, तो उसके लिए क्या है, उसको बैलेंस करने के लिए तो कुंभ का प्रैक्टिसेस है फॉर बैलेंसिंग। हाँ, तो ये उसके अलग से एरिया है। एंड डेफिशिएंसी में क्या आएगा कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन, इम्पेयर्ड नर्व स्टिमुलेशन, है ना, द नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह जो है, मैं अभी बता रहा था आपको कि एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, मूड स्विंग, तो ये सब के कारण व्यान का अगर इम्बैलेंस हो गया। और व्यान के भी प्रैक्टिसेस, मतलब टोटल जो आसन जो है ऑल आर रिलेटेड टू व्यान के प्रैक्टिसेस में आ जाएंगे। इसके बाद में आएगा
उदान। उदान इज द सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे इसमें स्क्रिप्चरल्स में और इसमें उदान वायु ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अभी इसका भी क्यों महत्व है ये भी मैं थोड़ा से शॉर्ट में समझाता हूँ। उद यानी कि अप, मतलब लिफ्ट को भी आपने सुना होगा, उसे बोलते हैं उद्वाहन। अगर कई जगह में गए होंगे तो एक प्योरली हिंदी में या संस्कृत में या मराठी में तो उधर ऐसे लिखा होगा कि उद्वाहन। उद्वाहन यानी कि ऊपर की दिशा में चलने वाला वाहन, यानी कि लिफ्ट। हमारा एलिवेटर को भी उद्वाहन बोलते हैं। तो उद का मतलब है जो अप जाने वाली शक्ति है, वो उद शक्ति है ना। तो उदान वायु कहाँ से? एनर्जी हेड टू थ्रोट, है ना, यहाँ तक की उसकी एनर्जी है। एंड असेंडिंग फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू हेड एंड ब्रेन। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि उसका कोई ऐसे डिमार्केट एरिया नहीं है कि ये एरिया यहाँ से लाइन मारी ये उदान हो गया, यहाँ से लाइन मारी ये समान हो गया, यहाँ से लाइन मारी अपान हो गया। थोड़ा यहाँ आगे पीछे प्रैक्टिसेस भी ओवरलैप होंगे, बट हमें क्या समझना है कि ये मेन जो प्राण है उसके ही नाम है और वो कैसी तरह से काम करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो। तो इसका काम क्या है उदान वायु का? एंड रिमेंबर, उसको उड़ान नहीं बोलना, ध्यान में रखो, उड़ान नहीं बोलना, उसको बोलना है उदान। उद यानी कि उदान, है ना। तो ये क्लैरिटी ऑफ स्पीच, फिजिकल ग्रोथ, अभी ये ध्यान में रखो, फिजिकल ग्रोथ इसमें लिखा है, एक्सप्रेशन लिखा है ना। और क्या लिखा है आगे? इसमें लिखा है गुड मेमोरी, क्रिएटिविटी, फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। फिजिकल ग्रोथ एंड इसका संबंध कहाँ से? थ्रोट से लेके हेड तक है। तो थ्रोट में क्या है? तो थायराइड है। थायराइड का संबंध फिजिकल ग्रोथ से है, मेटाबॉलिज्म एंड फिजिकल ग्रोथ। तो वो भी उन्होंने तभी जान के उदान वायु का संबंध उन्होंने फिजिकल ग्रोथ, क्लैरिटी ऑफ स्पीच के लिए दिया है, क्योंकि इट्स वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब बाय आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, है ना। तो उसका संबंध है। एंड फॉर माइंड, माइंड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदान वायु एनकरेजेस पावर ऑफ परसेप्शन, मतलब हम क्या परसीव करते हैं, कैसे सोचते हैं, एबिलिटी टू असेंड इन कॉन्शियसनेस, मतलब जो मेडिटेशन में जो प्रगति होती है ना, वो उदान वायु के कारण होते हैं। एंड मेंटल फंक्शनिंग ऑफ उदान वायु रिलेट्स टू रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी यानी कि जो किसी भी इसमें जो डिसीजन पावर लेना है या रीजन आउट करना है, तो इसकी जो पावर है वो शक्ति हमें उदान वायु देता है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एंड उदान प्राण किसको बोलते हैं? रिलेटेड टू, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू फिजिकल डेथ। कि जब भी सब, मतलब प्राण सब जगह से निकल जाता है ना, इंडिकेट्स द एंड ऑफ लाइफ एनर्जी। मतलब हम भी जानते हैं कि प्राण अगर शरीर से गए तो हम निष्प्राण हो जाते हैं, एंड व्हेन प्राण लीव्स वी आर डेड। बट ये तो मेन प्राण है, बट सबसे लास्ट प्राण कहाँ से जाता है? उदान से। मतलब उदान वायु जो है दैट लिव्स एट द एंड, मतलब जब भी उदान प्राण निकल जाता है, बिकॉज देखो उसका संबंध कहाँ से दिया है? ब्रेन से लेके हार्ट तक। एंड मॉडर्न साइंस भी क्या बोलती है कि व्हेन हार्ट स्टॉप्स एंड नो मोर वर्क्स एंड व्हेन द ब्रेन आल्सो स्टॉप्स वर्किंग, जब भी ब्रेन डेथ भी हो जाता है, दैट इज अ कंप्लीट डेथ, है ना। तो वैसे ही है कि व्हेन उदान प्राण लिव्स, तभी भी योगियों ने यही कहा कि जब भी उदान प्राण शरीर से निकल जाएगा, दैट मीन्स द मैन इज डेड। बाकी व्यान वगैरह से नहीं, बट उदान से सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो इम्बैलेंस इन उदान क्या करता है? तो अगेन यहाँ पे भी नर्वस डिसऑर्डर्स, मेमोरी लॉस, डिसफंक्शन ऑफ मोटर स्किल्स, तो ये सब रीजनिंग आ जाएंगे हमें उदान प्राण के इम्बैलेंस से। और उदान क्या करते हैं, कहाँ से रिलेटेड है उदान प्राण? तो ये है हमको रिलेटेड उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम एंड विपरीत करणी मुद्रा। अभी ये सबसे देखो, यहाँ पे थायराइड है, कंठ में विशुद्धि है, चक्र बोलते हैं जहाँ पे, और यहाँ पे ही हम लोग उज्जयी भ्रामरी यहाँ से ही करते हैं, है ना। तो इसका निकट संबंध उदान का हमारे थ्रोट रीजन से, यानी कि उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने के। और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? यानी कि जो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, अवेकनिंग ऑफ द कुंडलिनी, मतलब जो जागृत करता है कुंडलिनी शक्ति, जो 3.5 टर्म्स मार के
जो सर्प की जैसे जो कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार एरिया में रहती है, तो उसको उद्दीपित करके ऊपर लेके उद यानी कि ऊपर उठाना एंड सहस्त्रार चक्र से बाहर निकालना, ये सब काम में उदान वायु उसका रिस्पॉन्सिबल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इफ यू आर हैविंग योर उदान वायु आपका स्ट्रांग है, यानी कि इफ यू आर doing practices related to udan, that is responsible for all upliftments in the life। मतलब लाइफ की जो प्रोग्रेस है, हमें लाइफ में जो उत्तेजना मिलती है, ऊपर चढ़ना है, एलिवेशन इन ऑल मटेरियल थिंग्स, जो भी है, मतलब वेल्थ कमाना है, जो भी है, एजुकेशन करना है, तो इज रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज डायरेक्टली टू उदान वायु। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उदान वायु के फंक्शन क्या है, यू कैन सी this is called levitation, we will not go too deep into it। मतलब yogi can lift its body from the ground and make it suspended। ये कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहा था, बट ठीक है, हम लोग अभी इसमें स्पिरिचुअल इसमें ज्यादा घूमेंगे नहीं, आगे चलेंगे समान। हमारे पास अभी वक्त भी कम है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड अप करूंगा। तो समान अभी देखा हमने, उदान ऊपर वाली है, प्राण हार्ट से और है, व्यान सर्कुलेटरी है, अपान तो नीचे। अभी क्या रहता है कि समान विच एनर्जी रहता है, तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन, है ना, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। इसका काम क्या है, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन उदान का समान का काम है। उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन है अराउंड द नेवल रीजन, एंड इक्वेटेड विद दैट वॉट एवर वी ईट इन जस्ट फूड थॉट्स, ये भी उसका काम है समान वायु का। और समान तो इसमें कैसे बोला गया है कि द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस अवर थॉट। तुम किस तरह का खाना खाते हो, उसे तुम्हारे विचार उसी से बनते हैं। इफ यू आर ईटिंग सात्विक फूड, तो तुम्हारे विचार भी सात्विक बन जाएगा। तामसिक फूड खाते हैं तो विचार तामसिक बन जाते हैं। सो यू बिकम व्हाट यू थिंक, यू बिकम व्हाट यू ईट। सो इट इज ऑल रिलेटेड, है ना। तो ये समान का काम है। एंड समान का काम कैसे है, वो सर्कुलेटरी काम है। जस्ट इमेजिन कि वो सर्कुलर मोमेंट्स में वो काम करती है, चर्निंग मोमेंट्स में। तो इफ यू थिंक, तो पेट में हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि पेट में भी चर्निंग होता है। एंड हमारी जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दे आर ऑल्सो हैविंग द स्पाइरल मूवमेंट्स। तो यहाँ से सब डाइजेशन का काम समान वायु करते हैं। और इसे समान किस लिए कहा गया है, बिकॉज इट इज प्राण इसके ऊपर है, अपान इसके बीच नीचे है, और समान ये दोनों को बैलेंस करके रखता है। और इसका स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ये समान का एंड अपान एंड प्राण का आगे चल के देखते हैं, बहुत ही गहरा संबंध है ना। तो समान वायु इज बैलेंस अफेक्ट्स एट फिजिकल एंड सोमैटिक। ओके, तो प्योर सात्विक वेजिटेरियन फूड एंड द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम बॉडी विद द पीसफुल माइंड। फिर इसकी कौन सी आ गई, अग्निसार है, नवली, ऑब्वियस है, पेट के जो है रिलेटेड, तो अग्निसार एंड नवली फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द समान वायु। So this was very very important to know about the 5 main panchapran, है ना। तो I will just rush you through the upapran because therapeutically they are important but not as important as मतलब जो मेन प्राण है। बट ठीक है, हम डायरेक्टली इम्प्लीकेशन उपप्राण का करते नहीं, बट नाम और उनके कार्य याद रखना जरूरी है, इसलिए हम तुरंत देखेंगे। नाग, कुर्म, देवदत्त, कृकाल एंड धनंजय, ये 5 उपप्राण है। ये उपप्राण में नाग का काम है रिलेटेड टू बर्पिंग, बल्चिंग, हिकअप्स, ये सब फॉर्मेशन ऑफ रिमूवल ऑफ ब्लॉकेज। प्राणवायु एंड अपान वायु के ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए नागवायु काम करती है। योगिक प्रैक्टिसेस है नागवायु से रिलेटेड, अनुलोम विलोम एंड जीवाबंध मुद्रा एंड ब्रह्मबंध, ये सब नागवायु से रिलेटेड है। देन आता है कुर्म। कुर्म इज रिलेटेड टू ब्लिंकिंग ऑफ आईज एंड ऑपरेशंस ऑफ आईज, मतलब आईज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो कुर्म के प्रॉब्लम्स है। एंड उसके जो ये योगिक प्रैक्टिसेस है, ओम मेडिटेशन आएगा, ऑब्वियसली वार्म पॉमिंग जो बोलते हैं हम लोग, ऐसे करके आंखों पे हाथ रखते हैं ना लास्ट में,
ओम करने के बाद, एंड देन दैट इज एक्चुअली फॉर द आईज एंड दैट इज फॉर द कूर्म वायु, एंड देन त्राटक आल्सो इज देयर। देन आगे चल के देवदत्त इज रिलेटेड टू यॉर्निंग। वो यॉर्निंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर उसमें देखे तो तुम्हारा जो लिथार्जी एंड टायर्डनेस निकालने के लिए यॉर्निंग एक्सपेल करता है गैस को, एंड दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये इसका कभी टाइम मिले तो इसके बारे में कभी मैं बता दूंगा। एंड देन क्रुकाल इज रिलेटेड टू स्नीजिंग एंड कफिंग। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्लॉकेज निकालने में, प्राण में कभी प्राण के ब्लॉकेज आ गए तो देखो स्नीजिंग करें तो जो भी अटका हुआ जो भी चीज रहेगी, फिजिकल आई एम टॉकिंग, जो भी है, तो वो तुरंत कफिंग से, स्नीजिंग से, मतलब अगर गलती से भी हमारा एक आध अन्न कण तुम्हारे ट्रैकिया में चला जाता है तो वो कफ करके बाहर निकलता है, तो ये काम है ट्रुकाल वायु का, है ना। तो ब्लॉकेजेस ऑफ प्राणा इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेड नेक क्लियर्ड बाय द स्नीजिंग। तो जो हमें जो छींक आती है वो छींक ट्रुकाल वायु का काम है। ओके। एंड धनंजय वायु रिलेटेड टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वॉल्स। जो साइनोएट्रोवियल नोड्स वगैरह हमने जो देखे थे वो धनंजय वायु से रिलेटेड है, बट ठीक है, एकदम डीपली उसको जाने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज सेड दैट इट रिमेन्स इन द बॉडी इवन आफ्टर द डेथ फॉर सम टाइम। ओके, इसका और उदान का संबंध नहीं जोड़ना, है ना। सो देवदत्त का धनंजय का काम अलग से है। तो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राणा। एंशिएंट स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस क्या बोलते हैं, मतलब हमारे जो एंशिएंट नॉलेज है वो प्राण के बारे में क्या बोलते हैं, एक क्विकली हम लोग उसके ऊपर देखेंगे। तो ये एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुता, यानी कि सब सेंसेस का मास्टर कौन है, मन। नाथ है यानी मास्टर, माइंड यानी मन। मनोनाथस्तु मारुता, लेकिन मन का मास्टर कौन है, मारुता, यानी कि जो ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ को चलाने वाला प्राण। तो इंद्रिया को माइंड कंट्रोल करता है, माइंड को प्राण कंट्रोल करते हैं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते, मारुतस्य लयो नाथ सलादो नाथ सलयो नादमस्तता, मतलब ये जो प्राण है वो लास्ट में लय किस में होता है, उसका नाद में, यानी कि जो ओमकार है, जो प्राइमोर्डियल साउंड है, ओम तो सृष्टि का सबसे प्रथम स्वर है ओम, तो ओम में, ओम का नाद में ये प्राण विलीन होता है, ऐसे श्लोक का अर्थ है। इसका भी आगे चल के अर्थ हो जाएगा। ये जो मैंने अभी बताया वही सब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। सो इट इज द थॉट, मतलब प्राण इज द मास्टर ऑफ माइंड, मीन्स अवर माइंड इज नेवर एम्प्टी, इट इज ऑलवेज थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, थॉट्स आते रहते हैं। एंड थॉटलेस कभी हो जाएगा व्हेन वी कंट्रोल द माइंड। एंड जब ये माइंड में ये पीसफुलनेस आ जाएगा, व्हेन द थॉट्स विल नॉट बी देयर, द माइंड विल बिकम पीस। एंड जब ये पीस पे आ जाएगा, यानी कि सब नाद के स्पंदन, जिसे बोलते हैं स्पंदन, ये जब नाद स्पंदन जब बंद हो जाएंगे तो उसके कारण मन शांत होता है, यानी कि चित्त स्पंदन स्टॉप हो जाएंगे। और चित्त स्पंदन स्टॉप होना का मतलब यह है, चित्त स्पंदन का स्टॉप होना, कि चित्त वृत्ति का निरोध, एंड दैट इज व्हाट, चित्त वृत्ति निरोधा योग। तो योग सफल कभी होगा, जब ये सब स्थिति प्राण से आ जाएगी, प्राण के ऊपर कंट्रोल, वो कंट्रोल से माइंड के ऊपर कंट्रोल, और माइंड से माइंड को मेडिटेशन के थ्रू एंड प्राणायाम के थ्रू अगर वो ओमकार साधना में विलीन किया जाए तो चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। एंड चित्त जैसे ही सब थॉट से दूर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कैवल्य स्थिति में जाएंगे। ये बहुत आगे स्पिरिचुअल हो गया, इतना कुछ, मतलब ये एक नॉलेज करके मैं बता रहा हूँ, बट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे जाके आप कभी इसका स्टडी करेंगे तो देन यू विल रिमेम्बर द रेफरेंसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो ओम ऐसे बोला जाता है कि ओम तो हमारे हर एक की हार्ट में है, बट हमें नहीं सुनाई देता है जो ओमकार। क्यों नहीं सुनाई देता है? बिकॉज आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत सारे आवाज है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मतलब हमारी क्रेविंग्स है, डिजायर्स है, और हमारे थॉट्स है। ये इतना क्या हमारे इसमें है, मतलब बाहर का आवाज भी है, हमारे अंदर का भी आवाज है,
सोच है, तो हमारा माइंड कभी शांत नहीं है। इसलिए हमारे हार्ट में जो ओमकार है, जो पूरा विश्व का जो स्पंदन है, वो हमें सुनाई क्यों नहीं देता है? बिकॉज ऑफ दिस बाहर के आवाज। ये कैसे है ना, आकाश जब भी हम करेंगे ना, तभी नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी से आकाश में आपको ये समझ में आएगा कि ये स्पंद कैसे सुनाई देता है ना। सब आवाज शांत हो जाने से कैसे स्पंद, वो आगे चल के वो वाणी के रूप वगैरह आएंगे, तभी आकाश में आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। एनीवे, तो व्हेन माइंड रीचेस दैट साइलेंस, जब माइंड शांत हो जाएगा मन, देन वी से दैट द प्राण का वो ओमकार में लय हो गया है। जब भी ये ब्रह्मनाद में उसका जब भी लय हो जाता है, तभी हमें वो पूरा शांत जो है कॉस्मिक वाइब्रेशन से हमें वो जो शांति मिलती है, जो वो माइंड का पीसफुलनेस जो हम बोलते हैं, ये प्राप्त कभी होगा जब भी ये सब ओमकार नाद में ये प्राण हम विलीन करेंगे। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल था, इट्स ओके, बट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा समझने में, तो एक ही लेक्चर में या एक ही इसमें तुरंत समझेगा नहीं, आई एग्री, बट ये एग्जाम रिलेटेड नहीं है, डोंट वरी, इतना कुछ नहीं है, बट समझना जरूर है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर कंसेप्ट शुड गेट क्लियर, है ना। अभी भगवत गीता का एक हम लोग देखते हैं, क्या बोलते हैं, अपाने जुयति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारा प्राणाम प्राणेशु जुयति। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम का श्लोक है भगवत गीता में। वो श्लोक क्या बोलते हैं कि अपान वायु की जो दिशा है वो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट है ना, एंड प्राण की कैसे इनवर्ड मूवमेंट है अंदर। एंड जब भी प्राणायाम करेंगे, अभी ये प्राणायाम जो है ना, याद रखो प्राणायाम की ये हाई लेवल का जो प्राणायाम है, व्हेन यू अचीव दिस प्राणायाम, देन ये दोनों की जो गति है, अपान जो नीचे वाली मूवमेंट है उसको ऊपर कर देती है, एंड इसकी भी गति ऊपर कर देती है। एंड अपानी जुयति, अपान वायु जुयति प्राणम, जुयति मतलब दोनों को मिक्स कर देती है। प्राणे पानम तथा परे, म्हणजे प्राणापान गति रुद्वा, ये प्राणायाम से जो गति, प्राणायाम परायण, प्राणायाम से ये गति स्टॉप करके दोनों को मिक्स कर देती है। समान वायु बीच में होने के कारण वो दोनों का सेपरेशन है। ये दोनों अपान का, अपान swallows द प्राण, प्राण swallows द अपान, एंड दोनों कैंसिल कर देते हैं ईच अदर। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दोनों बोथ आर कैंसिलिंग ईच अदर, एंड दैट इज द रियल कुंभका, स्टॉपेज ऑफ द प्राण। तो प्राण स्टॉप होता है, अपान जो डाउनवर्ड जाने वाला, प्राण इनवर्ड जाने वाला, दोनों रिवर्स होके, एंड दैट इज द रियल कुंभक। अभी मुझे पता नहीं आप में से कितने जन को मालूम है कि चतुर्थ क्षेपी विशेष प्राण जो है इसका कुंभक, जिसको महर्षि पतंजलि ने बोला है, दैट इज द योगी कैन स्टॉप हिज प्राण फॉर द टाइम ही विशेष, मतलब जितना वो स्टॉप कर सकता है, ही कैन स्टॉप द प्राण का गति स्टॉप कर सकते, दैट इज दिस कुंभक। हम लोग जो कुंभक करते हैं कि ब्रेथ स्टॉप करते हैं, रोक के रखते हैं अंदर या तो बाहर थोड़ा टाइम, और फिर हम लोग छोड़ देते हैं, दैट इज अ वेरी ग्रॉस प्राणायाम, बट द स्टॉपेज ऑफ द प्राण शक्ति इज द रियल कुंभक। चतुर्थशेपी विशेष प्राणायाम कुंभक जो है प्राण पतंजलि का, तो ये एनीवे इतने डीप में जाने का नहीं, बट समझो कि कुंभक, एंड इसीलिए ये कुंभक शक्ति का जो मतलब कुंभका का जो इंपॉर्टेंट है प्राणा से रिलेटेड दिस, एंड देन दैट इज द रियल साइलेंसिंग ऑफ माइंड। तभी ये स्टॉप हो गई ना प्राण की गति, देन पूरे विचार स्तब्ध हो जाएंगे, एवरीथिंग स्तब्ध हो जाएगा, एंड देन ही कैन लिसन टू दैट डिवाइन साउंड, ओमकार साउंड, जो ब्रह्मनाद है, ब्रह्मन का नाद है, वो सुनाई देगा, एंड दैट इज द रियल लिबरेशन। तभी ये लिबरेशन यानी कि सुषुम्ना का ऊपर चलते जाना। एनीवे दिस इज जस्ट स्पिरिचुअल रेफरेंस, ओके। सो भगवत गीता का ये दूसरा एक श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मतलब वो क्या है, वैश्वानर यानी कि जो हमारे अंदर जो अग्नि है, तो वो प्राण जो उसे जलाते रहते हैं, दैट अग्नि इज वैश्वानर अग्नि, मीन्स हमारा डाइजेस्टिव फायर, एंड ही डाइजेस्ट द 4 काइंड्स ऑफ फूड्स। कौन से 4 काइंड्स ऑफ फूड? द
swallowed, chewed, मतलब जो swallow करते हैं, chew करते हैं, lick करते हैं, suck करते हैं, ये चारों तरह से हम जो फूड लेते हैं, इनका चारों का जो चतुर्विधम, ये जो 4 टाइप का फूड है, इसका जो डाइजेशन करता है वो वैश्वानर। एंड कृष्णा सेज अहम वैश्वानर, आई एम दैट डाइजेस्टिव फायर। अहम ब्रह्म, जो ब्रह्मन है, जो मैं हूं, जो अंदर पूरी प्राणी मात्र के अंदर मैं रहता हूं और वो डाइजेशन की क्रिया करता हूं। ऐसे ये भगवत गीता का इंपॉर्टेंट श्लोक है। एनीवे, तो ये दोनों सैक्रिफाइसेस, फूड एंड द प्राण का सैक्रिफाइसेस, ये जो दोनों हैं वो कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करते हैं। एनीवे, दिस इज ऑल स्पिरिचुअल, एंड ये समझने के लिए कि वायु हमारे शरीर के कितने इंपॉर्टेंट है। एंड दीज वायुस, दैट इज वाई आर अवॉर्डिंग, मतलब स्पिरिचुअल शक्ति भी उतनी इंपॉर्टेंट है, हम चाहे करें या ना करें, बट इसका इंपॉर्टेंस जानने से ये जरूरी है ना। सो दैट विल गिव अस द वाइटलिटी। ओके, सो प्राणायाम की सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग क्या है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वायु माम इन योगिक थेरेपी, बट इट इज द must be learned under the guidance of expert experience, as it proves to be detrimental to health। कि जितना अच्छा है उतना प्राणायाम धोखादार है, इसलिए प्राणायाम के लिए, और आगे चल के हम देखेंगे कि प्राणायाम के, तो इसलिए हठ प्रदीपिका का ये श्लोक भी यही कहता है, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। प्राणायाम करने से पूरे सब रोग दूर हो जाते हैं, बट रेड में इसलिए लिखा है अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा, मतलब रॉन्ग तरह से किया तो सब रोग ही हो जाए, मतलब यू विल हैव द एडवर्स इफेक्ट, यानी कि इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। जितना लगने के लिए अच्छा है उतना खुद को भी काट सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद द प्राणायाम। तो और ये जो वार्निंग है ना, एक्चुअली प्राणायाम की वार्निंग, इट इज रिलेटेड टू कुंभक, इसलिए हम लोग खाली यहाँ पे योग विद्या निकेतन में सहज कुंभक ही सिखाते हैं, एडवांस कुंभक अनलेस अंटिल यू आर वेल वर्स विद द नॉर्मल प्राणायाम डोंट परफॉर्म। क्यों नहीं करना है, क्या नहीं करना है, आगे चल के मैं थोड़ा सा क्विकली बता दूंगा। ऑलरेडी 1 आवर हो गया मैंने स्टार्ट किया, फिर भी थोड़ा सा फास्ट था, मुझे पता है, फिर भी मैं बता। तो बेनिफिट्स, दे आर ऑल बेनिफिट्स गिवन इन द बुक, डोंट वरी, है ना। सो अलग अलग बेनिफिट्स इसने सब कुछ दिया है, ईच प्राणायाम के अलग अलग, बट विल नॉट डिस्कस प्राणायाम कि अष्टकुंभक जो है, देर आर 8 टाइप्स ऑफ प्राणायाम है, एंड उसके फिजिकल बॉडी एंड माइंड के ऊपर सब है। तो मेन क्या है, तो काम एंड पीसफुल माइंड, लेकिन हम लोग अष्टकुंभक यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपको बुक में मिल जाएंगे, और हम लोग खाली इसके बेनिफिट्स भी बुक में से पढ़ेंगे, बट आई विल जस्ट टेल यू व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, है ना। तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, तो मेक्स माइंड काम एंड पीसफुल, रिलीव स्ट्रेस, स्ट्रेस से ही तो सब डिसीज होते हैं, तो प्राणायाम से स्ट्रेस दूर हो जाएगा, एंड डिसिप्लिन माइंड, ब्रिंग्स बिहेवियरल चेंज। एक बार प्राणायाम की आदत पड़ गई ना, तो हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं, माइंड डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट, यानी कि निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। तो जो माइंड, ये करूं या ना करूं, करूं क्या नहीं करूं, ये साल एग्जाम दूं क्या अगले साल दूं, ये छोड़ दूं क्या, स्टडी नहीं हुआ है या है, तो डिटर्मिनेशन के लिए जो लगेगी, 1 महीना प्राणायाम अच्छे से करो, डिस्क्रिमिनेटरी पावर बढ़ जाएगी, है ना, जस्ट जोकिंग। तो कंट्रोल, डिसिप्लिन, रिदमिक, पूरक, चेरक, रेचक जैसे करेंगे तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाएंगे। बट ऑल दिस बेनिफिट्स मेरे हिसाब से जो भी है, I have picked up from the book only, so you can go through the book and then you can read whatever that is important. I will just point out. तो ये चेस्ट के इंटरकोस्टल मसल्स प्राणायाम से भी कैसे thoracic cavity बढ़ जाती है, these are all benefits. Okay, lungs are opened up to their maximum capacity, rhythmic breathing होता है, VC and TLC तो पता होगा ना, vital capacity, respiratory में हमने किया था, है ना। टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी कितनी है, याद नहीं आ रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, 5 to 6 लीटर्स। एनीवे, तो ये सब का रिदमिक ब्रीदिंग से डायरेक्ट संबंध है ना। तो जितना मोर सरफेस एरिया अवेलेबल हो जाएगा तो ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा हो जाएगा, है ना। ये नाड़ी के ब्लॉकेजेस रिमूव करता है, फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट। रिदमिक डिसिप्लिन ब्रीदिंग हमको इम्प्रूव सिस्टमिक एंड पल्मोनरी
blood circulation. And the kumbhaka helps in the calming down the and controlling thoughts. तो ये सब प्राणायाम के बहुत सारे benefits हैं, है ना? And kumbhaka increases, हाँ, this is important. kumbhaka increases the amount of carbon dioxide. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि प्राणायाम करने से ऑक्सीजन अंदर बढ़ जाता है. नो, ऑक्सीजन नहीं बढ़ता है. इट इंक्रीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इन जो टॉलरेंस है ब्रेन का, सो ब्रेन को बहुत ज्यादा टाइम तक, बहुत ज्यादा यानी कि इवन फॉर फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, देन न्यूरॉन स्टार्ट डाइंग. दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल. इसलिए वो कुंभक करना डेंजर क्यों बोला जाता है. तो सहज कुंभक से पहले हम क्या करते हैं कि ब्रेन की कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस की कैपेसिटी बढ़ती है. और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब देखो, अगर किसी को अच्छे से करना है तो उसको कैसे कि मतलब रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना हम सिखाते हैं. तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ने से उसकी शक्ति जो है, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी. दिस इज इम्पोर्टेंट. ये ऑक्सीजन मात्रा नहीं बढ़ाता, ये याद रखो हमेशा. एंड दैट मेक्स द ब्रेन अलर्ट. दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. एंड देन द साउंड एंड नाद वेव्स वाइब्रेशंस पॉजिटिव इफेक्ट्स तो है ही इसके सबके. एंड वोकल कॉर्ड से वो तुमको उज्जयी एंड जो भ्रामरी, जो नादानुसंधान प्राणायाम है, उसके जो बेनिफिट्स है. एनीवे, तो डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट बढ़ती है. दैट यू कैन रीड थ्रू द बुक फॉर द एग्जाम, नो इश्यू, है ना. नाउ हम लोग चलते हैं क्विकली कि महाभूत. तो महाभूत इज द एयर. अभी एयर के क्या क्या है ग्रॉस फॉर्म, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका. तो योगवाही मतलब कि एसिमिलेटिव, तो इजीली मिसिबल एयर है ना, सब में इजीली मिसिबल होती है. तो एयर की मिसिबिलिटी के कारण क्या होता है कि ठंडा भी इमीडिएटली हो जाती है और गर्म भी इमीडिएटली हो जाती है. तो हमारी जो पृथ्वी है ना, वो है 23.23.5 डिग्री से वो टिल्टेड है ना. तो ये टिल्टेड है, इसलिए सीजन्स बनते हैं. मतलब ये फिगर आप देखो कि जैसे घूमती रहते हैं, तो 21 जून यहाँ आएगी तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा सनलाइट होगी तो समर होगा. एंड जब भी वहां पे सनलाइट जब भी कम मिलेगी तो ठंडा हो जाएगा. तो दिस एसिमिलेटिव जो है प्रॉपर्टी उसकी योगवाही प्रॉपर्टी, वो क्या करती है कि वो जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट कम होने चालू हो गया उत्तर ध्रुव में, तो नॉर्थ इंडिया में बर्फ पड़ती है. जैसे ही वहां बर्फ पड़ेगी, हवा ठंड हो जाएगी, और वो ठंडे हवा नीचे साउथ इंडिया तक आ जाएगी तो ठंड होती है हमारे यहाँ. इमीडिएटली उल्टा ही, जैसे वहां गर्मी चालू होती है और थार के डेजर्ट से, और जैसे ही हवा तपती है तो गर्म हवा जैसे चलती है तो लू चलती है बोलते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स द समर. तो ये इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द एसिमिलेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयर, यानी कि वायु महाभूत. अभी वायु महाभूत की बात कर रहे हैं, है ना. तो वायु महाभूत का काम है एसिमिलेटिव. और क्या करता है, अरोमा यानी कि सुगंध. वो लाइन इसलिए मारी है मैंने कि वो दिखाने के लिए. अरोमा थेरेपी में भी जो काम आता है वो भी वायु है ना, यानी कि एयर. कि वो देखो किचन में जैसे ही अच्छा खाना पकता है तो उसकी सुगंध कौन लेके आता है, एयर ब्रिंग्स द सब अरोमा. और वो अरोमा से हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स उद्दीपित होंगे एंड इमीडिएटली डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए फायदा होगा. लेकिन ये जितना अच्छा करता है तो उसको कोई डिमार्केशन नहीं है कि खाली सुगंध लाना, वो पोल्यूशन भी लाता है ना. पोल्यूशन तो लाता है. और आप में से पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि भोपाल की ट्रेजेडी जो हुई थी, तो रात को हवा ठंडी थी और MIC मिथाइल आइसोसाइनेट जैसे यूनियन कार्बाइड से जब निकला तो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हो गई. और वो गैस को लेके जाने वाला भी क्या था, वायु महाभूत. तो वही वायु महाभूत ने गैस लेके गए, हजारों लोगों की प्राण गए. तो ये उसकी एसिमिलेटिव प्रॉपर्टी है, याद रखिए. दूसरी उसकी जो है सूक्ष्मता. सूक्ष्म यानी कि बहुत ही सूक्ष्म है.
तो कितना सूक्ष्म है कि कहीं भी ऐसी जगह कहीं भी मिलेगी नहीं पृथ्वी में कि जहाँ पे वायु नहीं है। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जगह तक सब जगह में हवा मिलेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी कपालभाति क्रिया, कि जैसे ही हम कपालभाति करते हैं कि हम एक्सलेशन एक्टिव करते हैं तो फेफड़ों में से हवा बाहर निकालते हैं। जैसे ही हवा जाएगी, द मोमेंट वी स्टॉप नेक्स्ट एक्सलेशन के लिए, इमीडिएटली एयर रशेस इनसाइड, और इसके हम क्या बोलते हैं, पैसिव इनहेलेशन। तो इमीडिएटली हवा लंग्स में भर जाती है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सूक्ष्मता ऑफ द वायु महाभूत। फिर उसका थर्ड क्या फॉर्म है, संचालक यानी कि डायरेक्टोरियल। तो ये डायरेक्टोरियल मतलब हवा कैरी करती है। क्या क्या कैरी करती है? इट कैरीज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑल ऑब्जेक्ट्स, किसी भी वो हमें रेन क्लाउड्स यानी कि हमें बारिश कौन लाके देता है? वही लाके देता है। विंड मिल्स कौन चलाता है? वही चलाता है। हाँ, हवा के कारण जो समुद्र में जो तेज वेव्स निर्माण होती है उसके ऊपर भी क्या होता है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये वायु, मतलब वायु से हवा चलती है, हवा से वेव्स बनते हैं, वायु से विंडमिल घूमती है, टरबाइन घूमते हैं, एंड इट इज काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसका जो दूसरा रूप है, ये सब पॉजिटिव हो गए। तो पेंडेमिक को फैलाने वाला, मतलब जो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला भी तो वायु महाभूत ही था। ओके, अभी application of air in naturopathy and its benefit. So fermentation with hot air and steam, this is very important कि hot air and hot steam से वो fermentation होता है। and steam inhalation यानी कि जो steam का inhalation, I will show you the picture that is better। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है assimilative and directorial, ये दोनों प्रॉपर्टी से ये नेचुरोपैथी में fermentation with hot air और steam एंड स्टीम इनहेलेशन दोनों का फायदा। ये फर्मेंटेशन जो पंचक्रिया में स्टीम से भी करते हैं, एंड स्टीम इनहेलेशन ये तो आपने सबने देखा होगा कि स्टीम क्रिएट करके लेते हैं नेशनल पैसेजेस ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए। ये नेचुरोपैथी का इसका हॉट एयर का काम है। एंड नेचुरल लिविंग, दिस इज सिंपल, गो टू द नेचुरल प्लेसेस, खुली हवा में जहाँ चाहे वहां जाओ, घूमो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, खुली हवा में जितनी एयर मिले हमें उतना हमें लेना है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कभी चांस मिले तो खुली गगन के नीचे सोने का मौका मिले तो स्लीप अंडर द स्टार्स, दैट इज अनदर ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ द वायु इन नेचुरल लिविंग, है ना। वायु का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। टेरेस में कभी मौका मिले तो सो जाना तारों की। एंड पोल्यूशन अवॉइड करो, जितना हो सके पोल्यूशन अवॉइड करने की कोशिश करो। ये एरोजॉल्स यूज नहीं करने चाहिए, नो स्मोकिंग, सिगरेट नो, गार्बेज यहाँ वहाँ नहीं थूकना है। और ये जो हम कचुआ छाप वगैरह जो जलाते हैं ये भी, these are also harmful, है ना। एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन दे आर हार्मफुल। एंड क्या करना चाहिए उसको कि स्मोकलेस फ्यूल यानी कि एलपीजी, इससे धुआं नहीं बनता है वो फ्यूल। एंड हो सके उतना जीरो एमिशन कार्स अभी आ रही है, 2040 तक इंडिया विल बी जीरो एमिशन कार्स इंडिया में आ जाएंगे। हो सके उतना व्हीकल स्कूटर का यूज कम करके ट्राई यूजिंग साइकिल्स, बाइसिकल्स यूज करेंगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है एंड एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। एंड हो सके उतना plant the tree and save the planet, that is the okay। thank you, thanks a lot। थोड़ा मैं पहले ही बोला था कि थोड़ा ज्यादा होगा, फिर भी थोड़ा फास्ट लिया मैंने, फिर भी थोड़ा फास्ट लेके भी थोड़ा थैंक यू सर, डिफिकल्टी है। बहुत छान होतं सेशन। सर हम लोग ना अभी ना ये आपने पढ़ाया है वो हम बुक में ना पढ़ के अच्छे से विल गो थ्रू, एंड नेक्स्ट व्हेन यू विल टेक अदर महाभूत ना, देन कैन वी आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनी डाउट्स अबाउट दिस महाभूत, चलेगा ना?
बिल्कुल कभी भी चलेगा, अभी भी पढ़ो, अभी अभी आप पढ़ेंगे ना जो, तो आपको थोड़ा ध्यान में आएगा कि व्हाट आई हैव टोल्ड, है ना, तो थोड़ा थोड़ा आपके ध्यान में आ जाएगा कि क्या क्या किया था। यस सर, तो वही करेंगे हम लोग अभी। डिफिकल्टी है तो पूछ लो, इफ हाँ यू जी। हैव एनी डिफिकल्टी राइट नाउ यू कैन आस्क एनीथिंग, अगर कोई डिफिकल्टी है। मुझे इसलिए 1 घंटे में नहीं लेना था, थोड़ा ज्यादा लेना था। बोलो, यस सर। कुछ सर चीज समझ में नहीं आई, ऐसी कुछ है तो बता दो मुझे, है सर ना। जितना आपने बताया वो सब समझ में आया। अब हम जब खुद पढ़ेंगे ना तो वापिस Very से good. थोड़ा Yes, But sir, I agree. When that we is go what is through, required. we may have some doubts, which we डाउट can check with you later. Definitely.